साथियों नमस्कार। पिछले चर्चा के बाद निकले 7-8 दिनों में हमारे तमाम सारे साथियों की ओर से, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ओर से जो जानकारियां मिल रही हैं उनके अनुसार जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ था उसका संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक तरीके से बढ़े हुए वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। एरियर भी ईमानदारी से नहीं दिया जा रहा है। कई विभागों में एरियर की समस्या बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। एमपीवी के भी पश्चिम क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में एरियर नहीं देने की एक तरीके से कंपनियों ने घोषणा जैसी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर तो बढ़ा हुआ वेतन भी नहीं दिया गया है, एरियर की बात तो दूर है। इसी तरीके से दूसरे अन्य विभागों में भी यह समस्या बनी हुई है और यह समस्या सिर्फ इसलिए बनी हुई है कि श्रमायुक्त का आदेश तो है, दो आयुक्त आदेश निकले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया है, जबकि उन्हें पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान के भुगतान के संबंध में कंपनियों को और विभागों को निर्देशित करना चाहिए था, उन्हें बयान जारी करना चाहिए था। श्रम मंत्री की चुप्पी, मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी के कारण कंपनियां जो है बढ़ा हुआ वेतन देने में विलंब कर रही हैं, आनाकानी कर रही हैं। एरियर के भुगतान में भी यही समस्या है। कुछ विभाग या थोड़े से आउटसोर्स कर्मचारी है, कम आउटसोर्स कर्मचारी है, वहां पर बढ़ा हुआ वेतन भी मिला है, एरियर का भुगतान भी हो रहा है। तो साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के जितनी ताकत थी और उसने अपने आंदोलनों के ताकत से जितना सरकार पर दबाव बना सकते थे बनाने का प्रयास किया है। वह दबाव बना हुआ है, इसीलिए कहीं कहीं कंपनियां और सरकार बढ़े हुए वेतन और एरियर के भुगतान करने के लिए भी मजबूर हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कि 10 साल बाद रिवाइज हुए वेतनमान का ईमानदारी से भुगतान इन आउटसोर्स कर्मचारियों को कर दिया जाएगा, वैसा नहीं, कहीं से भी सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब ये स्थिति है, तब ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि हम इस समस्या की तरफ सरकार का ध्यान फिर खींचें और सरकार को ये कहें कि भाई आप इस मामले में स्पष्ट निर्देश विभागों को दीजिए और विभाग प्रमुख कंपनियों से बढ़े हुए वेतन और एरियर का ईमानदारी से भुगतान कराएं। और इसकी शुरुआत हम लोग पहले ही हम लोगों ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, योजना भी बना ली थी। अब हमारा आंदोलन ये जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिलाने की तरफ बढ़ चुका है, जिसकी शुरुआत कल 15 अप्रैल को मंडला से हम करने जा रहे हैं। जैसा हमने कहा था कि हम तब तक चुप रहने वाले नहीं हैं जब तक कि सरकारी विभागों में जो नौकरियां दी गई हैं अस्थायी आउटसोर्स की, इन नौकरियों को सुरक्षित नहीं कराया जाता, इसको नियमित नहीं कराया जाता और इन लाखों लाख लोगों को स्थायी कर्मी का दर्जा नहीं दिला लेते, तब तक हम लोग, हमारा संगठन चुप नहीं बैठेगा। और इसीलिए हम लोग कल 15 अप्रैल से मंडला से मां नर्मदा का पूजन करके
इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 16 को डिंडोरी में है, 17 को सतना में है, उसके बाद उमरिया, शहडोल, दमोह, तमाम सारी जगहों पर हम लोग जाने वाले हैं और लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने वाले हैं। यह करना इसलिए भी जरूरी है कि यदि हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग मांगेंगे नहीं, तब तक ये सरकार आपको न तो सुनने वाली है न कुछ देने वाली है। और कल से जो कलेक्ट्रेट के घेराव हो रहे हैं वो अब तक के सबसे बड़े घेराव होने वाले हैं। कल 1 बजे से इसी पेज पर उस घेराव की कार्यक्रम लाइव चलेंगे। आप सब लोग उन प्रदर्शनों को डिंडोरी वाला, मंडला वाला, सतना वाला पेज पर देखें और उसको शेयर करें। यह आंदोलन आपका जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे उतना आपके प्रति लोगों की सिंपैथी आएगी और सरकार भी आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर होगी। और इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम बनाया है। एक बात और, हमने, हमारी पूरे कोर कमेटी ने वह रास्ता ढूंढ लिया है जिस रास्ते पर चलकर हम इस अन्यायकारी अस्थायी आउटसोर्स कल्चर का समापन करा सकते हैं, समाप्त करा सकते हैं। उस रास्ते पर आप सब लोगों को दौड़ लगाने की जरूरत है। अभी तक हम लोगों ने जो शुरुआत की, कुछ खास जगहों पर हमारे पॉकेट थे, लोग हमारे संपर्क में थे, हमारी सीमित ताकत थी, लेकिन आज हमारी ताकत बड़ी है। हमारे साथ वो अस्थायी कर्मचारी पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है जिसके साथ 20 साल से अन्याय हो रहा है, जिसमें हमारे पंचायतों के कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे मनरेगा के मैट मजदूर भी हैं, जुड़ने लगे हैं, और स्कूलों और छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी हैं, पालक शिक्षक संघ से रखे गए भ्रष्ट हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हमारे इस आंदोलन से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। खुशी की बात यह भी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों का एक बड़ा समूह है मध्य प्रदेश में, जिसे सरकार खुद वेतन देती है, वो लाखों में है। और यही अस्थायी कर्मचारियों का समूह और जनसैलाब संपूर्ण सरकारी सेक्टर में काम करने वाला जो अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है उसके साथ न्याय कराएगा। और इस आंदोलन से अतिथि शिक्षकों के संगठन भी शामिल होने लगे हैं, हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में 2 मई को अतिथि शिक्षकों के संगठन के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव होना है, तो बड़ा घेराव होना है। इस आंदोलन से अतिथि शिक्षकों का जुड़ना आपके साथ हो रहे अन्याय का अंत कराएगा। जैसा कि हम लगातार कहते चले आ रहे थे कि सरकार है, इस सरकार ने 15-20 लाख लोगों के साथ जो अलग अलग नामों से काम करते हैं उनके साथ एक जैसा अन्याय करती चली आ रही है। और ये अन्याय इसलिए करती आ रही थी कि ये सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कह रहे थे, एक जगह नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास करने के बाद इन्हें एक मंच पर लाने की जो हमने पहल की थी उसमें हमें कुछ हद तक सफलता मिलती चली जा रही है। और जिस दिन से सब एक मंच पर खड़े हो गए उस दिन ही ये अन्याय समाप्त हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि हमने रास्ता ढूंढ लिया है और इस रास्ते पर चलकर ही, और वो रास्ता संघर्ष का रास्ता है और एकजुट संघर्ष का रास्ता है। सबके साथ आ जाने के बाद इस रास्ते पर जब हम चलेंगे, संघर्ष के रास्ते पर, तो हम जीतेंगे। ये इतनी बड़ी ताकत है कि ये सब मध्य प्रदेश के किसी भी एक कोने में अगर खड़े हो जाएंगे तो सरकार की सांसें फूल जाएंगी। इतनी संख्या है इनकी। एक जिले में ये
लाखों की संख्या में है, कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं 50,000 है, लाखों हजारों की संख्या में है। अब जो ये संख्या किसी भी जिले में कलेक्ट्रेट पर जब खड़ी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत हो जाएगी। हम वही करना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने बहुत अति कर ली है, अब इस अति का अंत होना चाहिए। इसलिए साथियों, हमारा अपना ये भरोसा और विश्वास है कि जितना भी मेहनतकश वर्ग है, उस मेहनतकश वर्ग को कुछ भी जो मिला है उसे संघर्ष के जरिए ही मिला है। उसे किसी ने कोई खैरात नहीं दी है, किसी भी सरकार ने उस पर कोई मेहरबानियां नहीं की हैं। वह काम करने गया, काम करने के दौरान उसके साथ अन्याय हुआ तो वो एकजुट हुआ तो उसने उस अन्याय के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसके साथ न्याय हुआ और उसने जो हासिल किया। अब ये जो अस्थाई कर्मचारी है, अस्थाई श्रमिक है, अलग अलग कैटेगरियों से जो दर्जनों आधा सैकड़ा नामों से लोग काम कर रहे हैं, इनको इकट्ठा करना निश्चित रूप से एक मुश्किल काम था जिसे हम लोग कर रहे थे और करते इसलिए आ रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं हमको ये संभावनाएं दिखाई दे रही थी कि ये एकजुट हो सकते हैं। पूरा ग्रामीण क्षेत्र जहां के सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, जो आउटसोर्स में भी है, जो अंशकालीन भी है, जो ग्राम पंचायतों में भी है, जो आशा वर्कर भी है, जो अतिथि शिक्षक भी है, जो मनरेगा के मैट भी है, मनरेगा के श्रमिक भी है, ये तमाम सारे जो लोग हैं, आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी संख्या है। और इन सब की एक ही मांग है कि इन्हें इस बढ़ती हुई महंगाई में जिंदा रहने लायक मेहनताना दिया जाना चाहिए और ये लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को नियमित किया जाना चाहिए। यही अतिथि शिक्षकों की मांग है, यही आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है, यही ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की मांग है, यही स्कूलों छात्रावास के कर्मचारियों की मांग है, यही आशा वर्करों की मांग है, यही मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मांग है, यही दूसरे अन्य जो कर्मचारी है उनकी मांग है। जब हम सब लोगों की मांग एक है, समस्या एक है, तो हमें एक मंच पर आना पड़ेगा और तभी हमारी बात सुनी जाएगी। और इस दिशा में एक मंच पर आने में हम लोग कुछ हद तक सफल हो रहे हैं। अब हमारे साथ मेहनतकश वर्ग के अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, वो बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं। कल मंडला से इसकी शुरुआत हो रही है, जहां नए नए वर्ग के लोग इस कामगार क्रांति आंदोलन से जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और मिलकर अन्याय के खिलाफ नारे लगाएंगे। अब देखिए साहब कितनी बड़ी अन्याय है। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में काम करा है और जब ये व्यवस्था, ये जो अन्याय है, ये अन्याय जो समाप्त होगा, लोग कहते हैं कि सबका एक साथ भला नहीं हो सकता, सबके साथ एक साथ न्याय नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए लोग अपने अलग अलग ग्रुपों में ज्ञापन देते हैं, ग्रुपों में अलग अलग संगठनों से में आकर बात करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपना अलग करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमें दुनिया से क्या लेना देना, दूसरों से क्या लेना देना। ऐसा नहीं, सरकार ने एक जैसा अन्याय आप सब लोगों से किया है। नाम आपके अलग अलग हैं, लेकिन सरकार ने समान रूप से सबके साथ एक जैसा अन्याय किया है। तो जब ये अन्याय समाप्त होगा तो सबके साथ हो रहा अन्याय समाप्त होगा, किसी एक के साथ नहीं। यदि पंचायत के चौकीदार, व्रत, पंप ऑपरेटरों की तनख्वाह बढ़ेगी तो स्कूलों छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी कर्मचारी का दर्जा पाएगा तो दूसरे अस्थायी कर्मचारी भी स्थायी कर्मचारी का दर्जा पाएंगे। ये तय है, क्योंकि ये सरकार की उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष है जिन नीतियों के कारण आपके भविष्य को बर्बाद किया गया है। और इसीलिए हम लगातार इस तरीके से आपके सामने आकर
आपसे जो बात करते हैं, आपको जो जानकारियां देते हैं, आपको एक आंदोलन से जोड़ने के लिए जागरूक करने का काम करते हैं। हमारे साथ, हमारे इस आंदोलन के साथ राजनीतिक नेताओं का भी जोड़ना शुरू हुआ है। पहली बार विधानसभा के अंदर विधायकों ने आउटसोर्स के अस्थायी कर्मचारियों की पीड़ा को रखा, जिसे सरकार ने सुना। जब हम नेताओं से जुड़े, हमारा आंदोलन नेताओं से जुड़ा, उन नेताओं के जरिए जब हमारी बात हुई तो निश्चित रूप से हमारा जो संघर्ष है वो मुद्दा बनने लगा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 2003 में जब दैनिक वेतन भोगियों का आंदोलन चला था, उनको नौकरी से निकालने का जो सरकार का जो फैसला था, उस फैसले के खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में आंदोलन चला था, वो काफी दिन तक वो लोग अपनी दम पर आंदोलन करते रहे। कहीं कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उनके आंदोलन से उमा भारती जुड़ी, वैसे ही वो मुद्दा बन गया। जैसे ही दैनिक वेतन भोगियों के आंदोलन से कल्पना पार्लेकर जी, जो अब आजकल जो इनका देहांत हो गया, उज्जैन की रहने वाली थी, तेज तर्रार महिला विधायक थी कल्पना पार्लेकर जी, जब दैनिक वेतन भोगियों के मुद्दे पर उनके साथ जुड़ी तो ये मुद्दा कई दूर तक पहुंचा और दैनिक वेतन भोगियों के साथ न्याय हुआ। कल मंडला में हमारे इस कलेक्ट्रेट के घेराव में ओंकार मरकाम को भी हमने आमंत्रित किया, जिन्होंने विधानसभा में अंशकालीन, ग्राम पंचायत, आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की पीड़ा को रखा था। उन्हें हमने कल मंडला में आमंत्रित किया है। डिंडोरी में भी हमने उनको आमंत्रित किया है। वो शायद हमारे इस आंदोलन में आकर हमको समर्थन करेंगे, हमारी आवाज बनेंगे। इस तरीके से हम अपने आंदोलन को एक बड़े व्यापक दायरे में ले जाने की तैयारी कर चुके हैं और कर रहे हैं। और एकता में कितनी ताकत होती है ये आप सब लोग समझते हैं। जिस दिन ये मेहनत कश वर्ग ने एक साथ आकर नारा लगा दिया, उस दिन इसका अंत हो जाएगा, इस अन्याय का अंत हो जाएगा। हम हिंदू हैं सब। हमने ये गौर भी किया है कि जितने भी आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में, इसका बड़ा हिस्सा 99% हिंदू है, 99%। और यही हिंदू जब एकजुट दिखने लगा तो राम मंदिर भी बन गया। बना कि नहीं बना? यह आपकी एकता का है। यह हिंदू जब एकजुट दिखा तो बीजेपी की सरकार भी बन गई। बनी कि नहीं बनी? उस हिंदुओं में ये आउटसोर्स कर्मचारी भी है, अस्थायी कर्मचारी भी है, मनरेगा का मैट भी है, मनरेगा का श्रमिक भी है, आशा वर्कर भी है, अतिथि शिक्षक भी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, ड्राइवर भी है, योग शिक्षक भी है। ये तमाम सारे जो लोग हैं, अस्पतालों के वार्ड बॉय भी है, ये तमाम सारे जो लोग हैं ये सब हिंदू हैं। और ये सब जब इन्होंने एक स्वर से जय श्री राम का नारा लगाया तो मंदिर बन गया। इन्होंने जब एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया तो सरकार बन गई, 20 साल से चल रही है। तो हम सब हिंदू हैं और हम हिंदू मजदूर हैं। और हिंदू मजदूर कर्मचारी की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है? बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इसी मध्य प्रदेश से ये हिंदू कामगार पलायन करता है, दूसरे राज्यों में जाता है। पलायन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश जहां हिंदुओं की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी कहते हैं, बड़े धार्मिक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। अपनी आपने देखा होगा, हरदा के 8 मजदूरों की मौत हो गई थी गुजरात के अंदर। इससे पहले भी कई राज्यों में हमारा कामगार वर्ग की मौत हुई है। पलायन हो रहा है मध्य प्रदेश से हिंदुओं का। ये बात आप भी समझते हैं, सरकार भी समझती है और अधिकारी भी समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। अब चूंकि हम लोग कामगार हैं, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं,
इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जबकि वो सब जितने लोग मारे गए हैं, जितने लोग पलायन कर रहे हैं, वो सब हिंदू भी हैं। क्या हम हिंदू सिर्फ जो है सरकारें बनवाने के लिए हैं, अपने साथ अन्याय कराने के लिए हैं? हमारा मानना है नहीं। अब आपको हम सब हिंदू हैं और हम सब लोगों को अपने कामगार कर्मचारी वर्ग की ऐसी एकता बनानी चाहिए और ठीक वही हालत पैदा करना चाहिए जो हम लोगों ने हिंदू बन के की है। और हमने यदि हिंदू बनकर अपने आवाज बुलंद कर दी तो निश्चित रूप से ये जो मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, वो अन्याय आपके साथ समाप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिसार की एक सभा में कहा है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, लोग पंचर जोड़ने जैसे के लिए मजबूर है। ये उन्होंने एक खास समुदाय के लिए ये बात कही है, वो उनका विरोध मुस्लिम समुदाय के लिए किया। लेकिन हिंदू समुदाय की क्या स्थिति? हिंदू तो 3000, 2000, 4000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है। महिलाएं हमारी कामगार 2000, 4000, 5000 रुपए में काम करने के लिए मजबूर है, जिनके साथ तरह तरह के शोषण हो रहे हैं। हिंदुओं की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। जब सरकार मुस्लिमों की चिंता कर सकती है तो इस सरकार को हम हिंदू कामगारों की भी चिंता करनी ही चाहिए। इसलिए साथियों, हम लोग पूरे गंभीरता के साथ गंभीर विचार विमर्श के बाद इस आंदोलन के बाद हम लोगों ने इस आंदोलन को विकसित किया है। और यह आंदोलन आर्थिक अन्याय के खिलाफ है और आर्थिक अन्याय जब समाप्त होगा तो सबका ये समान रूप से समाप्त होगा। आप सब लोगों को मिलकर इस अन्याय के खिलाफ बोलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आप हिंदू बने रहेंगे, तीज त्योहारों पर, रैलियों में, उत्सवों में, जुलूसों में नाचते रहेंगे, भंडारे खाते रहेंगे और इसी तरीके से कंगाली में, बदहाली में जीवन गुजारते रहेंगे। हमको अपने धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ आर्थिक अन्याय के खिलाफ भी बोलना ही पड़ेगा। आप सब लोगों को अपने उन तमाम सारे आसपास के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय बड़े स्तर पर हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर अन्याय हो रहा है कि इतना बड़ा अन्याय तो शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। अंग्रेज भी जब काम कराते थे तो उस समय जो स्थिति थी उतना मेहनताना वो दे देते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है? सरकार जो है जानवरों के लिए बजट जारी करती है, उनके खाने के लिए, उनके भूसे के लिए, उनके पानी के लिए, जंगलों में रहने वाले जानवरों के पानी के लिए, उनके कोई किसी तरीके की कोई क्षति न हो, इसके लिए सरकार बजट जारी करती है। लेकिन यह सरकार ग्राम पंचायतों के चौकीदार, नल जल चालक, सफाई कर्मी, स्कूल और छात्रावासों के जो अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, पालक शिक्षक संघ के जो भ्रष्ट है, इनके लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं होता है और बजट जारी भी नहीं करती है। ये मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति है कि यहाँ जानवरों के लिए तो बजट जारी करती है सरकार, लेकिन इंसानों के लिए बजट जारी नहीं होता है। बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब हम आज मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के तमाम सारे अपने आउटसोर्स कर्मचारी भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, उनके जब फोन आते हैं, वो जिनकी जब पीड़ा सुनते हैं तो आंखों की रात की नींद चली जाती है। इस कदर अन्याय हो रहा है, इस स्तर पर अन्याय हो रहा है। और यह अन्याय होते हुए भी ये नेता लोग कैसे सो लेते हैं, कैसे सरकार चला लेते हैं, अपने को समझ में नहीं आता है। और कितनी बेशर्मी के साथ खड़े होकर हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री
बजट पेश करते हैं और उस बजट के दौरान वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को साल के 1,40,000 रुपए की आमदनी हो रही है, उसको 1,40,000 रुपए साल मिलता है, मतलब 11,800 रुपए हर व्यक्ति को मिलता है। ये वित्त मंत्री का भाषण है, ये हमारी सरकार का बजट है जिसमें ये कहा गया है। अब सच्चाई क्या है आप देख लीजिए, आप खुद भुगत भोगी हैं। मनरेगा मजदूर जो करोड़ों में है उसको क्या मिलता है साल में पता है? 15,000 रुपए कमा पाता है। मैट है उसको बमुश्किल से 15,000। पंचायत कर्मचारी है, भ्रष्ट चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी, कितना मिलता है साल का? 36,000, 3,000 रुपए महीना। अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, क्या मिलता है? 4,000, 5,000, यानी 48,000, 50,000 रुपए साल। योग प्रशिक्षक है, उन्हें कितना मिलता है? 4,000, यानी 48,000। हमारे ऐसे ही आशा वर्कर है, क्या मिलता है? 60-65,000 रुपए। मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता है, उनको क्या मिलता है? 48,000 रुपए साल, 4,000 रुपए से। इसी तरीके से लाखों करोड़ों करोड़ जो हमारा मेहनत कश वर्ग है मध्य प्रदेश में, जो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 साल की उसकी आमदनी है, कैसे गुजारा कर रहा होगा आप कल सोच सकते हैं। और हमारी सरकार ये कह रही है कि हम 11,800 रुपए देते हैं, हर व्यक्ति की आमदनी है। यानी विधानसभा के अंदर खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। या तो ये आप सब लोगों को चैलेंज है सरकार का कि उसने कह दिया कि हम तो इतना दे रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो ले लो। अब आप कैसे ले सकते हो? आप तो अपनी एकता बनाकर संघर्ष के जरिए सड़क पर दिख कर ही ले सकते हो। तो एक तरफ सरकार ने कह दिया है कि हम हर व्यक्ति को 11,833 रुपए दे रहे हैं महीने के, अगर आप में दम है तो आप ले लीजिए। कल मंडला में यही सवाल हम लोग कलेक्ट्रेट का घेराव करके उठाने वाले हैं, सरकार से कहने वाले हैं कि यदि आप 11,833 दे रहे हैं तो यहाँ जो हजारों लोग आए हैं उनमें से एक को भी ये पैसा नहीं मिलता है, दीजिए। क्योंकि कलेक्टर सरकार का प्रतिनिधि जिले में होता है, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे तो हम लोग वहीं बैठेंगे। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मंडला में, हम लोग बैठे रहेंगे वहां। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ी जाएगी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 2 साल पहले की थी इसी संकल्प के साथ। और इन 2 सालों में, 1.5 सालों में हम लोगों ने एक ढांचा तैयार किया, लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। आज बड़े स्तर पर लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं और जब लोग और जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारी यही एकता हमें हमारे मंजिल पर पहुंचाएगी, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। कल से जो मंडला, डिंडोरी, सतना में जो कलेक्ट्रेट के घेराव होने वाले हैं, 1 बजे से इसी पेज पर लाइव रहेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाएं, शेयर करके। आज की चर्चा को भी शेयर करें, पेज को फॉलो करने के लिए अपने साथियों से कहें। नमस्कार, धन्यवाद। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।